हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के 6वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट सेकंड फीमेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो पार्ट 1 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया डैश द्वारा लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन द्वारा द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया पुस्तक लिखी गई और यह पुस्तक 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। व्लादिमीर लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और राजनीति सिद्धांतवादी थे। उन्होंने 1917 से लेकर 1924 तक सोवियत रूस की सरकार के पहले प्रमुख के रूप में कार्य किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, रूसी क्रांति के दौरान मजदूरों के प्रतिनिधि की एक परिषद को डैश के रूप में भी नामित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोवियत। रूसी क्रांति के दौरान हड़ताली मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर सैनिक और मजदूर प्रतिनिधियों की एक क्रांतिकारी परिषद सोवियत का गठन किया था, जिसके प्रतिनिधि सदस्यों ने शासन की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले लिया था और इस क्रांति को रूस की फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 ईस्वी में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। पहला, वित्तीय संकट, दूसरा, कुलीन क्रांति और तीसरा, मैरी एंटोनेट का उद्भव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, रूस में 1905 की क्रांति के बाद व्यापक दमन कब तक चलता रहा, जब कोई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मजदूरों की संख्या को तोड़ दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1911। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का वर्ष संकटपूर्ण था। महंगाई अत्यधिक बढ़ने से उनके वेतन में 20% गिरावट हुई। 1904 में गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को जब नौकरी से निकाला गया तो 1905 ईस्वी में मजदूरों ने आंदोलन कर दिया और हड़ताल पर चले गए, जिसका व्यापक दमन 1911 तक चला, जिसमें कई मजदूर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर दिया गया और जिसके कारण यह क्रांति असफल हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 1855 के संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह ब्रिटिश उपनिवेशी प्राधिकरण के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। दूसरा, यह वर्तमान के झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्से में गठित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही स्टेटमेंट 1855 के संथाल विद्रोह के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1803 में किस देश में फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। 18 मई 1803 में इंग्लैंड ब्रिटेन ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में किसान सभा आंदोलन डैश के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उनका जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवाग्राम नामक गांव में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन बिहार के किसानों की समस्याओं के प्रति समर्पित कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्लादिमीर लेनिन। रूसी मार्क्सवादियों ने 1903 में लंदन में सम्मेलन किया, जिसका उद्देश्य रूसी मार्क्सवादियों को एकजुट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस सम्मेलन में रूसी मार्क्सवादी हमेशा के लिए बंट गए। एक गुट अपने को बोल्शेविक या बहुमत दल कहता है और दूसरा गुट मनशेविक या अल्पमत गुट। बोल्शेविक गुट का नेता व्लादिमीर लेनिन था और 1912 में बहुमत गुट या बोल्शेविकों ने अपना अलग पार्टी बनाया। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कहाँ कैद किया गया था, जहां उन्होंने 6 वर्ष की सजा काटी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांडले।
ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी पत्रों के संपादकों को कोई न कोई अभियोग लगाकर कड़े से कड़े दंड दिए। बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र केसरी में प्रकाशित देश का दुर्भाग्य शीर्षक लेख के कारण 1908 में काला पानी की 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी उन्हें, और इस सजा को काटने के लिए उन्हें बर्मा यानी म्यांमार स्थित मांडले सेंट्रल जेल की कोठरी में 6 वर्ष तक बंद रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1907 में। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस विभाजन का प्रमुख कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था, जिसमें उदारवादी कांग्रेसी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और अतिवादी यानी उग्रवादी कांग्रेसी तिलक या लाला लाजपत राय को चाहते थे। इसी कारण मतभेद उत्पन्न हुआ और अंत में उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 12, राजा लुई 16वें ने डैश में वित्तीय संकट के कारण संपदा जनरल की मांग की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1780 के दशक में। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 18वीं शताब्दी में जेम्स हारग्रीव्स के किस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी स्पिनिंग जेनी। 18वीं शताब्दी में जेम्स हारग्रीव्स द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया, जिसका औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रूस में डैश की क्रांति 1917 की क्रांति के लिए ड्रेस रिहर्सल बन गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1905। व्लादिमीर लेनिन ने 1905 की क्रांति का द ग्रेट ड्रेस रिहर्सल कहा था और 1917 की क्रांति के दौरान कहा कि सारी दुनिया समाजवादी क्रांति का स्वागत करे और पूर्व की क्रांति के पद चिन्हों पर अब दूसरी क्रांति होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पुनः अधिकार कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मार्च 1858 में। 1857 के लखनऊ में विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पर पुनः अधिकार मुख्य सेनापति सर कॉबिन कैम्पबेल के नेतृत्व में मार्च 1858 तक कर लिया गया था। यद्यपि इक्का दुक्का झड़प सितंबर 1858 तक चलते रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 1815 में नेपोलियन को डैश में पराजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वाटरलू। 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों और नेपोलियन के बीच वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन अंतिम रूप से हार गया और इसके बाद उसे सेंट हेलेना के द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। 1799 से 1815 ईस्वी तक यूरोप का इतिहास नेपोलियन की जीवनी माना जाता है और इस अवधि में नेपोलियन ने पूरे यूरोप के भाग्य का निर्माण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष में लुई 16वें ने ट्रोयेस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1787 में। 1787 में लुई 16वें ने ट्रोयेस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, गांधी इरविन समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1931 में। 5 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस में गांधी इरविन समझौता हो गया। ब्रिटिश वायसराय ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और ये 1925 में कांग्रेस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, विलय नीति किसने पेश की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अपने अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया था वह था राज्य विलय का सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय व्यपगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई सुरक्षा प्राप्त ब्रिटिश राज्य का शासक बिना एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाए तो उसके राज्य को दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि इस देश में पूर्व प्रचलित परंपरा चली आ रही थी। अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है,
1893 में किन देशों ने ट्रिपल अलायंस का विरोध करने के लिए एक समझौता गठित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस और रूस ने। 1883 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रोमानिया के साथ एक संधि की और यह संधि रूस के विरुद्ध थी। जर्मनी के बिस्मार्क को सदैव इस बात का भय रहता था कि यदि रूस नाखुश हो गया तो रूस फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी के लिए कठिन परिस्थिति पैदा कर सकता है। अतः उसने रूस को अपने पक्ष में रखने के लिए 1887 ईस्वी में पुनर्वासन संधि किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि रूस फ्रांस के साथ घनिष्ठ संबंध कायम न रख सके। लेकिन बिस्मार्क के चांसलर पद से हटते ही फ्रांस ने कूटनीति तरीके से केवल 4 वर्षों की अल्प अवधि के लिए रूस के साथ एक मैत्री संधि करने में सफल हुआ। इस प्रकार जर्मनी के त्रिगुट के विरुद्ध फ्रांस और रूस के द्विगुट का निर्माण हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यह किसका विश्वास था कि यदि सामाजिक वातावरण का पुनर्निर्माण किया जा सकता है तो मानव स्वभाव को बदला जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवन। सामाजिक वातावरण का पुनर्निर्माण किया जा सकता है तो मानव स्वभाव को बदला जा सकता है, यह मत रॉबर्ट ओवन का था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध डैश प्राप्त करेगा? पहला, कम मात्रा में सूर्यताप और दूसरा, गर्मी का मौसम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1। यानी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगा तो उत्तरी गोलार्ध कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त करेगा तथा सर्दी का मौसम होगा, न कि गर्मी का। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। चूँकि इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहाँ पर तापमान अधिक होता है, अतः इनके ठंडा होने की गति मंद होती है और इस कारण इनमें रवे अधिक बड़े पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डैश मजदूर वर्ग द्वारा पहली सफल क्रांति थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसी क्रांति। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 की रूसी क्रांति मजदूर वर्ग द्वारा की जाने वाली पहली सफल क्रांति थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से और निचली स्थित घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आइसोस्टेसी। एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से और निचली स्थित घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को आइसोस्टेसी कहा जाता है। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द आइसोस्टेशियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य समस्थिति होता है। संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 ईस्वी में किया था। इनका मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भागों जैसे पर्वत एवं पठार तथा नीचे धंसे हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, रचनात्मक प्लेट मार्जिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इन प्लेट मार्जिन को अपसारी प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है और दूसरा, नई समुद्री भूपर्वटी लगातार बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन प्लेट मार्जिन के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, उस संगठन का नाम बताइए जिसने आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्लैक हैंड। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जब सेराजेवो जा रहे थे तभी टाउन हॉल के समीप गैवरीलो प्रिंसिप द्वारा गोली मारकर युवराज और उनकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी गई। गैवरीलो प्रिंसिप एक गुप्त समिति ब्लैक हैंड का सदस्य था और यह घटना प्रथम विश्व युद्ध 1914 का तत्कालिक कारण बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इटली में फांसीवाद के उदय का कारण क्या है? पहला, वर्साई की संधि से इतावली निराश थे। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति। और तीसरा, फांसीवादी समाजवाद और साम्यवाद की फैलती विचारधारा से प्रभावित थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही कारण इटली में फांसीवाद के उदय के कारण थे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विश्व युद्ध के दौरान कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? पहला, सेंट जर्मन संधि ऑस्ट्रिया, दूसरा वर्साई संधि जर्मनी, तीसरा न्यूली संधि हंगरी और चौथा त्रियान संधि तुर्की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा जो युग्म है वो सही ढंग से सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्ट्रॉल को। मिस्ट्रॉल को ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया जाता है। यह शीत ऋतु में उत्तर की ओर स्थित भूमियों तथा हिमाच्छिद पर्वतों से उतरकर रोन नदी की घाटी में से गुजरती हुई फ्रांस के भूमध्य सागरीय तट पर बहने वाली ठंडी व शुष्क पवन है। यह पवन तापमान को हिमांक से भी नीचे गिरा देती है। संकीर्ण रोन घाटी से गुजरते हुए इसका वेग अधिक हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार की जलवायु को वर्ष भर सूर्य ताप और बहुत कम तापमान की सामान्य अनुपस्थिति द्वारा अभिलक्षित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सवाना जलवायु। सवाना प्रकार की जलवायु को वर्ष भर सूर्य ताप और बहुत कम तापमान की सामान्य अनुपस्थिति द्वारा अभिलक्षित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, गर्म सतह पर ठंडी हवा के परिवहन के कारण बनने वाला कोहरा डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाप कोहरा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एफ हॉयल। एफ हॉयल महोदय पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पूरी पृथ्वी डैश को समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 मार्च। पूरी पृथ्वी केवल 21 मार्च तथा 23 सितंबर को समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पंचवर्षीय योजनाएं किस समाज की केंद्रीकृत योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समाजवादी। पंचवर्षीय योजनाएं समाजवादी समाज की केंद्रीकृत योजनाएं हैं। समाजवादी या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन के साधन सरकार द्वारा सब स्वामित्व नियंत्रित और संचालित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। इस शिखर सम्मेलन को डैश भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। यह सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 तक ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक कार्यसूची और एक नया खाका तैयार करना था, जो 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास नीति को निर्देशित करने में मदद करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का दीर्घकालीन कारण था? पहला, ज्ञान की भाषा का बढ़ता प्रचलन, दूसरा वित्तीय संकट और तीसरा सबसे पुराने महान परिवारों की तरफ से विरोध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला और तीसरा फ्रांसीसी क्रांति का दीर्घकालिक कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, उस पार्टी का नाम बताइए जिसने इटली में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का आह्वान किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इतालवी समाजवादी पार्टी। इतालवी समाजवादी पार्टी ने इटली में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का आह्वान किया था। इतालवी समाजवादी पार्टी की स्थापना 1892 में जेनेवा में इटालियन वर्कर्स पार्टी के रूप में हुई थी और पार्टी का उद्देश्य मजदूर वर्ग के समर्थन से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, स्थलाकृतिक मानचित्रों पर उच्चावच का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला, हजूर और दूसरा पहाड़ी छायाकरण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों। स्थलाकृतिक मानचित्रों पर उच्चावच का प्रतिनिधित्व करने के लिए हजूर तथा पहाड़ी छायाकरण दोनों ही तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, डेक्कन ट्रैप निम्नलिखित में से किस कालखंड में बनना शुरू हुआ था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिटेशियस काल। डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से क्रिटेशियस कालखंड में बनना शुरू हुआ था। क्रिटेशियस काल का प्रारंभ 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ तथा इसकी अवधि 6.5 करोड़ वर्ष है। इस काल में पर्वत निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही तथा रॉकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियों तथा पनामा कटक की उत्पत्ति हुई। इसी समय के अंत में भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमाव शुरू हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, देश में किस भारतीय वन का सबसे कम वन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। देश में भारतीय वन का सबसे कम वन क्षेत्र मैंग्रोव वन का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संरचना का आर्थिक गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी व्यवसायिक संरचना। लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय जैसे निर्दिष्ट व्यक्तिगत गुणों वाले लोगों के समूह के भीतर वितरण को जनसंख्या संरचना कहा जाता है और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। इस वजह से व्यावसायिक संरचना जनसंख्या संरचना के आर्थिक गुणों को संदर्भित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तिरछे उन्मुख क्लाइमोग्राफ डैश प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मानसून। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तिरछे उन्मुख क्लाइमोग्राफ मानसून प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में से एक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 6, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। दूसरा, सारा काम हाथ के औजारों से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नमक का संयोजन समुद्री जल में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हानि का मानव जनित कारण है? पहला, वनों की कटाई और निर्माण कार्य के कारण पौधों और जानवरों की प्रजातियों के आवासों का विखंडन। दूसरा, पूरी तरह से अलग पारिस्थितिकी तंत्र में विदेशज प्रजातियों का सभिप्राय या अज्ञानकृत परिचय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कपास का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और कपास मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पौधा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली डैश में स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1965 में। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली 1965 में स्थापित की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात खतरा है? पहला, ज्वालामुखी आपदा, दूसरा सुनामी और तीसरा भूकंप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही अंतर्जात खतरे के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, लाभ अधिकतमकरण के लॉस सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, औद्योगिक अवस्थी एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थितियों द्वारा अभिलक्षित होती है। दूसरा, किसी उद्योग की अवस्थिति में मांग को सबसे महत्वपूर्ण चर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन लाभ अधिकतमकरण के लॉस के सिद्धांत के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेटर हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वे लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं। दूसरा, धौलागिरी पर्वत श्रृंखला इसी क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा, यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही है जबकि तीसरा कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल काली मिट्टी पर उगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कपास।
भारत की काली मिट्टी पर उगाए जाने वाली प्रमुख रेशे वाली फसल कपास है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सतोपत ग्लेशियर। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल अलकापुरी स्थित सतोपत हिमानी से निकलती है। यह चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर प्रवाहित होती है। सुप्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र गति वाले भूस्खलन का एक प्रकार है? पहला रॉक स्लाइड और दूसरा मड फ्लो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, यानी केवल रॉक स्लाइड तीव्र गति वाले भूस्खलन का एक प्रकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में करेवा मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। करेवा मिट्टी मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। कश्मीर में करेवा शब्द का अर्थ है ऊंचा टेबल लैंड या ऊंचा मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मृदा परिच्छेद में किस संस्तर को ऊपरी मृदा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए संस्तर। मृदा परिच्छेदिका का ए संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भारत के जम्मू और कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 422 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जबकि दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः भारत व बांग्लादेश का है। और चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। और अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला लाभहीन कारक डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूंजी निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके डैश द्वारा सलाह दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियां हैं जिनका उल्लेख ब्रिटिश भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में किया गया था? पहला समवर्ती सूची, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा संघ सूची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। यानी भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची, इन तीनों का उल्लेख किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संधारणीय कृषि निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को एकीकृत करती है? पहला पर्यावरणीय स्वास्थ्य और दूसरा आर्थिक लाभप्रदता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। संधारणीय कृषि पर्यावरणीय स्वास्थ्य और आर्थिक लाभप्रदता दोनों ही लक्ष्य को एकीकृत करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहले 4 आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत के पहले 4 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन डैश द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाजपा का गठन 1990 में हुआ था। यह कथन भाजपा के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि भाजपा की स्थापना 1980 में दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी में विभाजन के परिणाम स्वरूप हुई थी और भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। हाउस ऑफ कॉमन्स द्विसदनीय ब्रिटिश संसद का सार्वजनिक रूप से निर्वाचित निचला सदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक क्षेत्र में डैश के जैसे आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं? पहला वानिकी और दूसरा खनन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों।
यानी प्राथमिक क्षेत्र में खनन और वानिकी दोनों ही जैसे आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रबंधन के लिए एक प्रारूपी समुदाय आकस्मिकता योजना में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल होते हैं? पहला, प्रारंभिक जागरूकता और घनिष्ठता निर्माण, दूसरा, समुदाय की रूपरेखा को रेखांकित करना, और तीसरा, कार्य बलों का क्षमता निर्माण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शरद पवार डैश के संस्थापक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्य है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इस पार्टी की स्थापना नई दिल्ली में जून 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 पूर्व सदस्यों शरद पवार, P.A. संगमा और तारिक अनवर द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है? पहला, मौसमी बेरोजगारी और दूसरा, शिक्षित बेरोजगारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी एक ग्रामीण क्षेत्र में केवल मौसमी बेरोजगारी विद्यमान होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देता है उसे डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंक दर। वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देता है उसे बैंक दर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल पार्टी का प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चश्मा। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल हरियाणा में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और इसका राजनीतिक आधार मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम मध्य हरियाणा के पारंपरिक जाटगढ़ में रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था एक आश्रित अर्थव्यवस्था थी। दूसरा, इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सभी निशान थे। और तीसरा, कृषि अति संकुलित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही विशेषता स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मध्य सूची का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, निगम कर राज्य सूची, दूसरा, जनगणना संघ सूची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2, यानी मध्य सूची का केवल जो दूसरा युग्म है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए बैंकों में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है सिवाय? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यस बैंक। दिए गए ऑप्शंस में से सभी सार्वजनिक बैंक है केवल यस बैंक को छोड़कर। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय केंद्र सरकार का दीर्घकालीन उधार ग्रहण साधन है। दूसरा, वे 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं। और तीसरा, वे भारत के वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा, यानी ट्रेजरी बिल के संदर्भ में केवल जो दूसरा कथन है कि ये 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं, ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, 1960 के दशक के उत्तरार्ध से गैर कांग्रेस पार्टियों ने केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाई जो भारत में निम्नलिखित में से किस पार्टी प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुदलीय प्रणाली। 1960 के दशक तक कांग्रेस एक प्रमुख दल रही है और 1967 के विधानसभा चुनावों में इसे 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों ने हराया था और तब से गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस के अलावा केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाई है। इसने भारत की बहुदलीय प्रणाली की उपस्थिति का संकेत दिया है। और अब हम लोग पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 1963 तक नेपाल में पंचायत प्रणाली पूरी तरह से शुरू हो गई थी। इस प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे राजा महेंद्र ने शाही तख्तापलट के बाद स्थापित किया। दूसरा, यह दल विहीन प्रणाली थी। तीसरा, यह 2 स्तरीय प्रणाली थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन डैश में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1959 में।
नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन 1959 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रत्येक डैश वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5वें। भारत में प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नगर निगम के सामान्य निकाय के पार्षदों को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। भारत में नगर निगम के सामान्य निकाय के पार्षदों को 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 44वें। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं? पहला टाउन एरिया कमेटी, दूसरा कंटेनमेंट बोर्ड और तीसरा नगर पालिकाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी भारत में तीनों ही प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संघ के लिए एक संसद में डैश होते हैं? पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल और तीसरा लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। भारत में संघ के लिए एक संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों ही होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका राजस्व का एक प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिपॉजिटरी रसीद। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों के प्रयोग के बारे में बताता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को स्पेनिश संविधान से लिया गया था और इसे आयरिश संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान ने इसे आयरलैंड के संविधान से लिया है। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है और अनुच्छेद 37 भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग से संबंधित है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।